तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शंकर इज हैविंग अ ट्रायंगुलर ओपन स्पेस इन हिज प्लॉट। शंकर इज हैविंग अ ट्रायंगुलर ओपन स्पेस इन हिज प्लॉट. He divided the land into three parts by drawing boundaries PQ, RS, which are parallel to BC. ये सारे के सारे जो PQ और RS है किसके पैरेलल हैं? BC के पैरेलल हैं. ठीक है. अदर मेजरमेंट्स आर शोन इन द फिगर. देख लिया होगा सबने. ठीक है. अगर आप देखो तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें RS पैरेलल टू BC है और PQ पैरेलल टू BC है. ठीक है. ये दो चीजें यहां पर हैं, RS पैरेलल टू BC एंड PQ पैरेलल टू BC. RS पैरेलल टू BC एंड PQ पैरेलल टू BC. ठीक है. कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लैंड. कह रहा है इस पूरे लैंड का एरिया बता दो. और ये ध्यान रखना है बच्चों, जितने भी ये क्वेश्चन है, अगर आप, बिल्कुल ठीक है सात्विक, वेरी गुड बच्चे, अगर आप देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन है, जो हमें सैंपल पेपर इशू है, उसमें सॉल्यूशन तक नहीं करके दिखाया हुआ, उसने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है. ठीक है. लेकिन पेपर में आप सॉल्यूशन जरूर कर दीजिए. ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रीजनिंग लिखने की जरूरत नहीं है. सबसे बड़ी बात यह है, आपने बस सीधा आंसर करना है. मेथड जो भी लग रहा है, कोई भी मैथमेटिक्स लग रही है उसे लगाओ. जैसे मान लो PQ पैरेलल टू BC है, अगर मैं यहाँ BPT लगाऊं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि बाय BPT. आप उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं. समझ गए? क्लियर हो गई बात? ठीक है. तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड. सबसे पहले बच्चों आप इस पे ध्यान दीजिए कि जिसका एरिया निकालना है वो एक ट्राइंगल है. ओके. ट्राइंगल में ध्यान दे तो ट्राइंगल का बेस 10 मीटर हो गया. और ये वाली जो आप फिगर देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये BC की जो हाइट है परपेंडिकुलरली A से बता रहा है. इसका मतलब ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया. दिस इज द H ऑफ ट्राइंगल, यानी ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल. तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें फिगर से समझनी होगी. तो H क्या हो गया? 12. बेस कितना हो गया? 10. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. तो अगर मैं यहां बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इट इज हाफ बेस हो गया 10 और हाइट इज 12. 2 6 12, 6 10 60 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन B इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना? समझ गए? किसको किसको समझ में आ गया हैंड रेस करो. और क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल हो. देखने में लगता है हमें मुश्किल है, और वैसे भी ये आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 में से 4 करने हैं. एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलने वाला है इसमें. ठीक है, तो उसको छोड़ देना पेपर में. ठीक है, इजी वाले करना सर. लेकिन हम तो 5 करेंगे. हाँ जी सर इसमें तो इधर भी दे रखा है, तो फिर 5 + 7 क्या दे सर रहे? इधर 20 हो जाएगा. क्या चीज? सर इधर जो साइड्स दे रखी है तो आपने हाँ? 12 ही क्यों लिया? तो वो हाइट थोड़ी है साइड, ये तो AB है. AB साइड की लेंथ है. हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है. ये ऑल्टीट्यूड है, ये 12 है. तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है. इसको थोड़ी लेते हैं हाफ बेस इंटू AB. समझ गए? नहीं तो पाइथागोरस से कैसे निकालोगे? अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी तब तो सोचोगे ना कि ऑल्टीट्यूड आगे वाली जो साइड है उसको डिवाइड कर रहा है. उसने ऐसा थोड़ी बोला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. उसने ऐसा तो नहीं बोला है ना. तो ये ध्यान रखना है. तो इसलिए इसमें जो दिया है वो सारा यूज होगा. ओके. अब बढ़े आगे. सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं. अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ
और पी क्यू कहां पर है बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब पी क्यू पर ध्यान देना, ठीक है सात्विक, पी क्यू पर ध्यान दो, तो ये रहा आपका पी क्यू, ठीक है ना। पी क्यू पैरेलल किसके है, बीसी के। अब मैंने बताया था कि अगर पैरेलल लाइन दे रखी है बीपीटी तब लगाया जाता है जब आपसे इस तरह से पूछा जाए एपी या ए क्यू या एएस, तब तो हम लगाएंगे बीपीटी, अदरवाइज हमेशा यूज करो सिमिलर ट्राइंगल। अगर आपसे ये मिडल वाली लाइन पूछी जाए तो हमें यूज करनी है सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब कैसे सिमिलर करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को सिमिलर प्रॉपर्टी बताऊंगा। बिकॉज ट्राइंगल एपीक्यू सिमिलर ट्राइंगल एपीक्यू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, और किसी ट्राइंगल को लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कहीं पर भी मिडल लाइन नहीं दे रखी है, कहीं पर भी। जैसे आर एस की वैल्यू आपके पास नहीं है, सिर्फ पी क्यू और बीसी की वैल्यू आपके पास है, तो छोटी ट्राइंगल ए पी क्यू और ए बी सी आपको लेने से फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। अब समझेंगे ये सिमिलर कैसे हो सकता है, इसको भी समझो कि भाई सिमिलर कैसे हुई। अगर ध्यान दो तो एंगल ए कॉमन इन बोथ, ठीक है, एंड एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दो एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया, समझ गए। तो ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गई, मैं लिख देता हूं। बाकी एग्जाम में आपको पूरी सिमिलरिटी शो करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए पी क्यू, तो आप दो नॉन साइड यूज करो, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर यूज कर लेंगे एपी छोटी ट्राइंगल का और बड़ी ट्राइंगल का एबी, एपी छोटी ट्राइंगल का और बड़ी ट्राइंगल का एबी, ये देखो यूज कर सकते हैं ना। एपी अपॉन एबी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बीसी, तो एपी अपॉन एबी is equal to PQ upon BC. Corresponding sides of similar triangle are proportional. अब AP की वैल्यू कितनी है बच्चे, AP की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू कितनी हो गई 5, 7, 12 और 8, 20, ये AB हो गया अपना। PQ हमें फाइंड आउट करना है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। दिस इंप्लाइज अपने पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू पी क्यू, 2 2 4, 2 5 10, और सॉल्व किया तो पी क्यू आ गया 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब तुम लोग समझ गए होगे वर्किंग कैसे की गई है, ध्यान से देखो और बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। अभिनव, लव्या, रूपांशी, तिशिका, वंशिका, डाउट है बताइए, अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि आपसे अगर ये मिडल लाइन पूछी जाए जैसे पी क्यू, तो हमेशा सिमिलर ट्राइंगल का यूज करना है आपको, ठीक है। सभी हैंड डाउन कर लो। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। द लेंथ ऑफ आर एस इज द लेंथ ऑफ आर एस। अब आओ भाई, आर एस क्या है, ये है अपने पास आर एस। अब कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर करने की जरूरत है, तो ट्राइंगल ए आर एस और ट्राइंगल ए बी सी, फिर ये दोनों सिमिलर कर दो, सिमिलर कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। थर्ड के लिए आ जाएगा बिकॉज ट्राइंगल ए आर एस
सिमिलर ट्राइंगल ABC, ये भी AA से ही होगा। कैसे? देखो ध्यान दो, ट्राइंगल ARS और ट्राइंगल ABC, एंगल A कॉमन इन बोथ, एंगल R is equal to एंगल B, corresponding एंगल, therefore ट्राइंगल इज सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आप कह सकते हैं AR अपॉन AB इज इक्वल टू RS अपॉन BC। ठीक है बेटा, AR अपॉन AB इज इक्वल टू RS अपॉन BC। अब AR की वैल्यू कितनी है? 7, 5, 12। ठीक है अभिनव, AR की वैल्यू कितनी हो गई? 12। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ AR इज 12 और वैल्यू ऑफ AB 20। कर चुके हैं सॉल्व। इज इक्वल टू RS हमें फाइंड आउट करना है और BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 10। ठीक है, तो व्हाट अबाउट RS? RS हो गया 12 into 10 by 20, this and that value cancel out, 2 6 are 12, this implies RS is equal to 6 meter। देखो जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो। सेम ही था कह रहे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। अभिनव 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 बहुत दिन बाद ज्वाइन की क्लासेस भाई, क्या बात है? रिपोर्ट चल रहे थे। रिपोर्ट चल रहे थे? चलो अब खत्म के भी चल रहे हैं? अब तो नहीं सर होंगे? अब खत्म है, अब 5th से फिर से। तो फिर छुट्टी तुम्हारी चालू हो जाएगी, है ना? अब तो तैयारी हो गई एक बार, अब छुट्टी मत करना, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब आ रहा है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। अब क्या आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। APQ पर आओ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ आपको निकालना है। अब इसके अंदर ऑल्टीट्यूड तो है ही नहीं, PQ तो है बट ऑल्टीट्यूड नहीं है। ऑल्टीट्यूड कैसे निकाले? तो इस केस में हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, डबल मल्टीप्लाई। देखते हैं। अच्छा, तूने फाइंड आउट कर लिया 3.75 मीटर स्क्वायर। ओके, चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ध्यान दो बच्चों कि आपने कौन सी ट्राइंगल का एरिया निकाला हुआ है। तो ट्राइंगल ABC का हमने एरिया निकाला हुआ है, तो हमारे पास काम आएगी ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल ABC। एक का एरिया पता है और एक का एरिया निकालना है, साइड दोनों की हमें पता है। समझ गए? साइड कोई भी हम ले सकते हैं, तो PQ और BC ले लेंगे या AP और AB ले लेंगे। ठीक है, AP और AB ले लेते हैं, ज्यादा इजी है। तो अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ की। तो मैं यहाँ रीजनिंग लिखता जाऊंगा और मैंने बताया कि आप चाहो तो नहीं लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बिकॉज ट्राइंगल APQ सिमिलर ट्राइंगल ABC बाई AA, therefore the ratio of area of two similar triangle यानी APQ upon area of ABC is equal to ratio of square of their corresponding side. It is AP square upon AB square। ठीक है, थोड़ा इसको और आसान कर लेते हैं। APQ का तो एरिया निकालना है और ABC का एरिया आपने निकाला था, हमने पहला ही क्वेश्चन ABC का किया था 60 मीटर स्क्वायर, है ना? तो ABC का एरिया आप यहां पर 60 मीटर स्क्वायर डाल दो और इसको लिख दो AP अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है सात्विक, AP अपॉन AB होल स्क्वायर। AP की वैल्यू कितनी है बच्चों? AP की वैल्यू है 5, ध्यान दो, और AB की वैल्यू है 20। ठीक है, इसको ऐसे करना ज्यादा ठीक रहेगा जैसे मैंने किया है। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे? आगे का सॉल्यूशन यहां देखते जाओ इस क्वेश्चन के लिए।
एरिया ऑफ APQ अपॉन 60, AP is 5 और AB is 20 होल स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, यानी एरिया ऑफ APQ। अब इसको जितना शॉर्ट कर सकते हो उतनी जल्दी कैलकुलेशन करो। मैं तो एक एक स्टेप शो कर रहा हूँ जो कि तुम लोगों को याद रहे। 1/16, बाकी जरूरत नहीं है। 4 4 जा 16 और 15 4 60, ठीक है। फिर इसको 4 से कट कर दो। 4 3 जा 12 डेसिमल, 2 30, 4 7 28, 4 5 20, तो आ गया 3.75 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया? 3.75 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, जिसको क्लियर हो गया वो हैंड रेज करो। अमन कुमार एंड तिशिका, कोई डाउट? हाँ जी अमन कुमार, कुछ दिक्कत? क्लियर? ओके, फटाफट सब हैंड रेज किया करो। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ARS? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ARS? कौन सी चाहिए? ARS। तो ये भी हम वर्किंग कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ARS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AR स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब AR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर लेगा? हैंड रेज करो, ये डाउन करो जो पुराने हैंड रेज है। सर क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ARS। हो जाएगा? बिकॉज ट्राइंगल ARS सिमिलर ट्राइंगल ABC, the ratio of area of two similar triangle is equal to ratio of square of their corresponding sides, ठीक है। सर सर यहाँ पे हमने फाइंड कर एरिया है APQ का, तो सर APQ उसमें यूज नहीं कर सकते हैं किसमें? सर वो ARS के एरिया फाइंड करने में? तो APQ और ARS सिमिलर, APQ और ARS, हाँ तो लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? जब उसका एरिया सिंपल सा 60 दे रखा है तो बड़ी ट्राइंगल ही बेटर नहीं है? APQ 3.75 को लेकर के सॉल्व करोगे, उससे अच्छा तो यही है ना, ठीक है। समझ गए? AR अपॉन AB स्क्वायर होगा, AR स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। तो AR कितना आ जाएगा? 12, और AB कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा 20, 12/20 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आ रहा हूं सेकंड केस स्टडी पर। सेकंड केस स्टडी में थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक है। जो ये वाली लाइन है वो यहाँ AB तक आनी चाहिए, ये यहां तक आनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। देख लिया सबने? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देयर एग्जिस्ट अ टावर नियर द हाउस ऑफ शंकर, ठीक है। द टॉप ऑफ द टावर AB is tied with a steel wire and on the ground it is tied with a string support, ठीक है। One day Shankar tried to measure the longest of the wire AC using Pythagoras theorem। कह रहा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो वायर AC की लेंथ जानना चाहता है। मेजर द लेंथ ऑफ द वायर होना चाहिए, लॉन्गेस्ट नहीं, लेंथ ऑफ द वायर होना चाहिए वैसे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वायर, वायर तो एक ही है, लेंथ ऑफ द वायर लिखना चाहिए। वन डे शंकर ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द वायर AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में पहला कह रहा है इन द फिगर लेंथ ऑफ वायर AC टेकन BC एज 60 फीट। अब सारा का सारा जो डायमेंशन है वो फीट में है, स्क्वायर फीट, फीट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए बिल्कुल ठीक है,
और AC लगाना है, तो ये बना आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बच्चों निकालना है, AC स्क्वायर एज इट इज, और AB की जगह क्या लिख सकते हो, AB की जगह आपने लिख दिया 80 स्क्वायर, BC की जगह कितना हो गया 60 स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर एज इट इज 80 का स्क्वायर कितना हो गया 6400, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 3600। दोनों को प्लस किया तो ये बन गया आपका 10,000, है ना। व्हाट अबाउट AC? AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, और 10,000 का स्क्वायर कितना होता है 100 फीट। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वायर? 100 फीट। ठीक है, करेक्ट। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों का बिल्कुल सही आंसर है। अब बताओ कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन? वैसे तो कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, हैंड रेज कर दो, फिर भी जागते रहो कम से कम। अभिनव, हिमांशु, वंशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? कह रहा है एबीसी का एरिया बता दो। अब एबीसी ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस कितना हो गया 60 और ऑल्टीट्यूड कितना हो गया 80, तो व्हाट इज द एरिया? शाबाश। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इट इज हाफ बेस 60 और ऑल्टीट्यूड 80, 2 3 जा यानी 30, 30 इंटू 80 कितना हो गया 2400 स्क्वायर फीट। 2400 स्क्वायर फीट आ गया आंसर। ठीक है, कंप्लीट। ये भी हो गया होगा सबसे। तीसरा बच्चों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर पीसी? कह रहा वायर पीसी की लेंथ बताओ, और पीसी कहां पर है उस पर ध्यान दो जरा। पीसी ये रहा, अब वायर पीसी में ये 15 मीटर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई कौन सी? पीडीसी। आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 15, ठीक है सात्विक, और बेस दे रखा है 20, और हमें क्या निकालना? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। फाइंड आउट करना है हमें पीसी। तो इन ट्राइंगल पीडीसी, इन ट्राइंगल पीडीसी, पीडीसी की बात करूं तो पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू पीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, पीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ठीक है, सबके आंसर सही निकल रहे हैं, शाबाश। पीसी स्क्वायर एज इट इज, पीडी कितना दे रखा है? पीडी है 15, सॉरी पीडी है 20, डीसी है 15, तो ये बन गया 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब थोड़ी कैलकुलेशन तेज रहे तो अच्छा रहेगा। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 15 का 225, पीसी स्क्वायर हो गया 625। व्हाट इज पीसी? रूट ऑफ 625, और 625 का रूट 25 फीट। तो ये अपने पास आ गया किसका आंसर? लेंथ ऑफ पीसी। अभी तक तीनों क्वेश्चन जिसको समझ में आ गए वो हैंड रेज करो, तीनों पार्ट। अमन कुमार, दिशा, गोविंद, सभी को क्लियर, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल एबीसी? तो एबीसी का हाइपोटेन्यूज एसी तो है, वो 100 फीट निकाल ही चुके हो, खत्म। ठीक है, तो इसमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओसी? पीओसी का एरिया देखो, ट्राइंगल पीओसी कौन सी है? पीओसी, पीओसी का एरिया अगर आपको निकालना है तो हमें चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन समस्या ये है कि हाइट, अच्छा हाइट 15 है, बेस अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा।
सही है, और ये 15 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल POC हाफ बेस, बेस हो गया 20 और हाइट हो गई 15, 2 10 जा 20, आंसर आ गया 150 स्क्वायर फीट, यानी बी ऑप्शन। क्लियर सबको? देख लो ये वाला पार्ट। PD 20 है तो OC भी 20 होगा, PO 15 है, सॉरी DC 15 है तो PO भी 15 होगा। ठीक है, यस गोविंद, कोई डाउट? किसको क्लियर? लास्ट क्वेश्चन हैंड रेज करो। तो बहुत सारी चीजें इसमें फिगर से हमें पकड़नी पड़ती हैं। ठीक है, ओके। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पर, केस स्टडी थर्ड। अब ये हमने उठाई है केस स्टडी, उसमें अभी जो मैंने भेजा है उसमें फिर सारे कॉन्टिन्यू सिमिलर ट्राइंगल ही चल रहे थे। अब ये हमने लिया जो अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा इन क्वेश्चंस में लिख दिया गया सैंपल पेपर में कि देख करके थोड़ा डर सा लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आया हुआ है ना? समझ गए? और अभी जो क्वेश्चन किए वो काफी इजी लगते हैं कि लिखा कम है और क्वेश्चन फटाफट पूछे जा रहे हैं। इसमें लिखा ज्यादा है और क्वेश्चन देखे कैसे। क्या कह रहा है? द स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी स्केल फैक्टर, द स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी स्केल फैक्टर। ये हमेशा याद रखना बेटा, जो भी आपके लिए नया वर्ड बोला जाएगा, स्केल फैक्टर, हम नहीं जानते स्केल फैक्टर क्या है, तो ऐसे जब भी कुछ नया केस स्टडी में बोला जाएगा तो उसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब मैं उसको बताता हूं कि क्वेश्चन में वो बात लिखी जाएगी कि क्या चीज है ये, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को करना होगा। कह रहा है अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट द डिफरेंट साइज। द स्केल ऑफ ड्राइंग इज कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट। द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो। तो सबसे पहली बात ये समझो कि जैसे मान लीजिए आप एक हाउस बनवाना चाहते हैं और उस हाउस को सबसे पहले आप एक डिजाइन देते हैं, ठीक है, एक मॉडल बनाते हैं। तो क्या मॉडल उतना बड़ा बनता है जितना बड़ा हाउस होता है? नहीं, मॉडल उसी के रेशियो में छोटा बनता है। तो इसी को कहते हैं स्केल लिया गया है। जैसे मान लो हमें जो वॉल रखनी है 10 फीट की रखनी है, ठीक है। अब मैं इसका रेशियो ले रहा हूं कि भाई 1/10 मैं ले लेता हूं मॉडल बनाने के लिए। मैं 1/10 ले लेता हूं इसका स्केल। तो 10 फीट का 1/10 कितना हो गया? 1 फीट। अब पूरा का पूरा जो मॉडल बनेगा वो 1/10 रेशियो लेकर के बनाया जाएगा। जहां 10 फीट होगा वहां कितना हो जाएगा? 1 फीट हो जाएगा। जहां 20 फीट होगा वहां 2 फीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बेसिक मॉडल तैयार हो जाएगा। अब 1 फीट 2 फीट वाला तो आप मॉडल बना सकते हो, 10 फीट का कैसे मॉडल बनाएंगे? तो 1 फीट का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाया या 1/100 कर दो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केलिंग लेते हैं। तो पहली बात क्वेश्चन ने ये समझाइए कि स्केल का मीनिंग क्या होता है। तो तो जैसे हम ग्राफ में लेते हैं कि हाँ बेटा, 1 यूनिट, जैसे हम ग्राफ में लेते हैं तो 1 जैसे यूनिट। हम ग्राफ में लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, यूनिट ले लेते हैं कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट दिस सेंटीमीटर या दिस मीटर। क्लियर है ना? तो वही स्केल है। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन अ सिमिलर फिगर आर कॉल्ड स्केल फैक्टर। देखो, द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ सिमिलर फिगर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। जैसे हमने कहा AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, तो ये सारे रेशियो क्या कहलाएंगे? ये स्केल फैक्टर है। तो स्केल फैक्टर, तो इसने इसको ऐसे बताया, लेंथ ऑफ द इमेज जो आप बनाने चल रहे हो अपॉन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ द इमेज क्या रखनी है? अपॉन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको देगा स्केल फैक्टर। सिंपल सी बात ये है, द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। ठीक है ना? आगे, शेप आर सिमिलर। ये दोनों की दोनों शेप क्या है? सिमिलर शेप है। ध्यान दो, इधर ये वाली एक शेप है
एक ये वाली शेप है, और भी इसके साथ जितने रहेंगे ऐसे किनारे से देखें तब भी ये सिमिलर ही आने वाली है। आगे इसने कहा कि अगर आप एक ट्राइंगल को रोटेट करके दूसरी पोजीशन पर पहुंचा दो, अगर आप एक फिगर को फ्लिप कर दो, वैसे ट्राइंगल से लेता जा रहा है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल अपने सिलेबस में, अगर फ्लिप कर दो आप, तीसरी बात कह रहा है ट्रांसलेशन कर दो, और स्लाइड, जैसे एक जगह है वहां से ऐसे खिसका दो हल्का सा, तो ये क्या हो गया, स्लाइड हो गई। तो जो नई पोजीशन आएगी वो और पुरानी पोजीशन क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आगे क्या लिखता है, hence two shapes are similar when one can become the other after resize, flip, slide, turn। कह रहा है दो शेप सिमिलर तब होती हैं या तो उसे आप रिसाइज कर दो, या उसे आप फ्लिप कर दो, ठीक है, या उसे आप टर्न कर दो, ठीक है, स्लाइड कर दो, या उसे आप टर्न कर दो, यानी रोटेशन और टर्न। तो इस केस में हमेशा ट्राइंगल्स होती हैं सिमिलर या फिगर होती हैं सिमिलर। ये सिमिलरिटी की डेफिनेशन इसने बताई, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसने रीसाइज किया है, पहले वाले में क्या किया, रीसाइज किया, मेन से मॉडल बनाया है, तो यानी रीसाइज हुआ है। A model of the boat is made on a scale of 1:4, on a scale of 1:4। तो ऊपर इमेज है और नीचे ऑब्जेक्ट है, यही बोला था ना। स्केल फैक्टर क्या है, लेंथ इन इमेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेंथ इन ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है ऊपर इमेज और नीचे ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। The full size of the boat has a width of 60 centimeter. What is the width of the scale model? हमें स्केल मॉडल की विड्थ बतानी कि बताओ स्केल मॉडल की विड्थ कितनी होगी। समझ गए, करेक्ट। और उसने किसकी दी है, द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ 60। What is the width of the scale model? तो सीधी बात है बेटा, स्केल फैक्टर हो गया 1/4, ठीक है। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मॉडल आपका हो गया 120, ठीक है। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द, एक मिनट, अ मॉडल ऑफ बोट ऑन द स्केल इज 1:4, ठीक है। The model is 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मॉडल 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। The full size of the boat has width 60 सेंटीमीटर। The full size of the width of the boat has 60 centimeter. What is the width of a scale of the model? What is width of the scale of the model? अच्छा, स्केल फैक्टर, एक मिनट, मैंने क्या चीज नहीं पढ़ी यहां पर। स्केल फैक्टर है लेंथ इन इमेज अपॉन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, लेंथ इन इमेज अपॉन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेंथ हमें किसका चाहिए, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल, हमें स्केल की विड्थ चाहिए, ओके। एक मिनट बच्चों, a model of the boat is made up of 1:4। The model is 120 centimeter long. The full size of the boat is 60. What is the width of scale? देखो स्केल रेशो भाई, फैक्टर स्केल 1/4। हमें क्या करना है, हमें मॉडल का स्केल विड्थ निकालना है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल ऑफ द मॉडल, ठीक है। तो यानी हमें विड्थ ऑफ मॉडल निकालना है, और हमें ऑब्जेक्ट की विड्थ दे रखी है। ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी दे रखी है, 60। इस 120 का कोई काम नहीं है, ठीक है, 120 लॉन्ग बोल रहा है ये। अब हमें क्या चाहिए बेटा, विड्थ ऑफ द मॉडल, विड्थ ऑफ मॉडल। तो विड्थ ऑफ मॉडल हो गया 1/4 इंटू 60, ये आ गया 15। आंसर इज 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कितनों को समझ में आया? वो मैं सोचने लगे 120 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यों है, वो तो मॉडल की लेंथ है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज करो, और जिसको डाउट है वो पूछो।
स्केल फैक्टर आपके पास है, हर एक चीज कंपेयर किससे होगी, स्केल फैक्टर से, विड्थ विद विड्थ, लेंथ विद लेंथ। लेंथ अगर पूछता कि भाई द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, मॉडल अगर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या करते, 120 ऊपर लिख देते, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो 12 4 जा 80, 480 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तब ये आता। क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो स्केल फैक्टर है वो 1:4 है। स्केल फैक्टर का मतलब है कि द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस, यानी लेंथ विद लेंथ, विड्थ विद विड्थ, हाइट विद हाइट। यही बोला ना कि कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स की अगर जो साइड्स होती हैं, अगर वो उनका जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं स्केल फैक्टर। तो इसने ये कहा द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो ये मॉडल की लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। तो इसका काम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है हमें। एंड द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर। जो ये बोट है इसकी विड्थ जो है वो 60 सेंटीमीटर है फुल साइज की। ठीक है, ये दिया हुआ विड्थ। अच्छा, बोट की लेंथ नहीं गिवन है और यहां पर इसकी विड्थ नहीं गिवन है, अगर वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो लेंथ और विड्थ की अगर ये बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, कह रहा है मॉडल की विड्थ बताओ, तो विड्थ के साथ रेशियो लेगा। तो क्या तरीका होता है, विड्थ ऑफ द मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्केल फैक्टर। तो विड्थ ऑफ द मॉडल कितना हुआ, विड्थ ऑफ द मॉडल हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहने दिया, और अपने पास क्या है, विड्थ ऑफ द बोट 60 रख दिया, स्केल फैक्टर 1/4 सॉल्व कर दिया। अब ये क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ द मॉडल 120, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मॉडल की लेंथ ऊपर रख दोगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 120 कितना आ गया, 480 सेंटीमीटर। अब बताओ समझ में आया। हाँ जी तिशिका, समझ गए बच्चों, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगला आते हैं, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन, कह रहा है दो पॉलीगन की सिमिलरिटी क्या चीज इफेक्ट करती है। पहला तो ये देखो, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, तो क्या सिमिलरिटी इफेक्ट करती, नहीं वो तो बताया ही ये क्वेश्चन ने कि फ्लिप हो जाए तब भी वो सिमिलर होते हैं। दे आर डायलेटेड बाय द स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि सिमिलरिटी को अफेक्ट कर रहा है। देखो पहला, दे फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है जी, फ्लिप्ड हो जाए और रिफ्लेक्शन आए, यानी इमेज और फ्लिप एक ही बात है, रिफ्लेक्शन आए तब वो सिमिलर होगी। दूसरा कह रहा है ट्रांसलेशन और स्लाइड, तो दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, फ्लिप्ड भी हो गया। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, भाई स्केल फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तब भी होगा। तो इसलिए इसका आंसर रहा 4। अब बताओ कितनों को समझ में आया क्वेश्चन, हैंड रेज करो याला। तो ये तो डेफिनेशन पे ही था। तो केस स्टडी ध्यान से देखोगे तो ये फ्री में नंबर देने वाला है, मतलब इजी है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, ध्यान से पढ़ लोगे तो। अभिनव, अमन, अभिनव, रूपांशी, रूपांशी ने तो खैर आंसर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं तीसरे पर आ रहा हूं। इफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैव अ स्केल फैक्टर A/B, सही है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू, बताओ कौन सी दो बातें ट्रू होंगी। अब ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, पहला रिजल्ट बेटा। दूसरा रिजल्ट, देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस आर प्रोपोर्शनल, साइड और मीडियन भी प्रोपोर्शनल होते हैं।
corresponding side and median is proportional. Corresponding side and corresponding altitudes are proportional. Corresponding sides and corresponding angle bisectors are proportional. ये ध्यान रखना है. तो इसने कहा कौन सी बात ट्रू होगी? द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 3a रेशियो b. ये पेरीमीटर में भी a रेशियो b ही होता है. देयर ऑल्टीट्यूड हैव द रेशियो a रेशियो b. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो ट्राइंगल की साइड्स में रेशियो होगा या स्केल फैक्टर होगा, एक ही बात है. द रेशियो इज नोन एज स्केल फैक्टर, वही उनके ऑल्टीट्यूड में होगा. द मीडियंस आर इन रेशियो, वो भी सेम रेशियो में होते हैं, तो ये गलत है. देयर एंगल बाइसेक्टर आर इन रेशियो, वो भी सेम रेशियो में होते हैं, तो स्क्वायर वाली बात भी गलत है. तो सिर्फ कौन सी बात सही हुई? द ऑल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो a रेशियो b. ये बात ध्यान रखना है, मुझे लगता है कईयों को ये बात नहीं याद होगी. ठीक है, तो किसको किसको समझ में आ गई बात ये वाली? हैंड रेज करो जरा. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड और उनके ऑल्टीट्यूड प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड और उनके मीडियन प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड और उनके एंगल बाइसेक्टर प्रोपोर्शनल होते हैं. ये बातें याद रखनी है. ठीक है, अभी बहुत सारे बच गए भाई. कोई डाउट है तो पूछो. अभिनव, रूपांशी, हिमांशु, जल्दी फटाफट, दिक्कत हो तो बताइए. तिशिका, हाँ भाई, कुछ और तो नहीं देखा जा रहा मोबाइल पे? जब मैं आवाज लगाता हूँ वो याद आ गया, चलो हैंड रेज कर देता हूँ. हाँ जी, ध्यान से पढ़ाई पे ध्यान. डी ऑप्शन, द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर. कह रहे एक स्टिक है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और उसकी शैडो बनती है 2 मीटर. ये दे रखा है इसने. ठीक है. एट द सेम टाइम शैडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई. 12.5 मीटर ट्री हाई है और हमें ये शैडो की लेंथ निकालनी है. इसको x मान लेते हैं. आप लोगों को याद हो कि हमने क्वेश्चन किया था कि सन्स ऑल्टीट्यूड आर इक्वल एट द सेम टाइम, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. दिस एंगल एंड दैट एंगल आर इक्वल बिकॉज ईच 90. तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर. तो सिमिलरिटी लिखने की बजाय हम इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे. बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम. कितना हो जाएगा? पहला ले लेते हैं 5/2 इज इक्वल टू 12.5/x. ठीक है, कर दिया बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई. x इज इक्वल टू 12.5 इंटू 2/5. ये हो गया जी 25. 2.5 50 यानी 5 मीटर. ऑप्शन नंबर 4. किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेज करो. अमन कुमार एंड तिशिका, तुम दोनों को क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. अब ये वाला देखो. अब इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा लिख डाला है. बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. बस कर दो. 12.5 अपॉन x इज इक्वल टू 5/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर. ठीक है, समझ गए भाई तिशिका? अगला, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद द मेजरमेंट द attic floor ABCD in the model is a square. मॉडल में अगर फ्लोर देखो तो एक स्क्वायर है 12 12 12 और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, बाकी सारे सभी 12 हैं. द बीम दैट सपोर्ट द रूफ आर द एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वो एज है, ये वाली, ये जो बीम्स है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
फिर कहता है क्वेश्चन EFGHKLMN E is the middle of AT. E is the middle of AT. अभी देखना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये फालतू में इतना लिखा हुआ है. F is the middle of BT, मिड पॉइंट है. किसका है? BT का. G इसका मिड पॉइंट है और H इसका मिड पॉइंट है. पढ़ लिया सारा. All the edges of the pyramid in the model have length 12 मीटर. हमसे क्या पूछा गया? What is the length of EF? EF की लेंथ पूछ रहा है. ठीक है. One of the horizontal edge of the block. एक सिंपल सा क्वेश्चन कि ट्राइंगल TEF सिमिलर ट्राइंगल TAB, ये दोनों एंगल कॉमन, ये एंगल कॉमन दोनों में. दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पैरेलल है EF. अब E इज द मिड पॉइंट, तो मैं इस लाइन को क्या कह सकता हूं? 12 है तो ये 6 मीटर हो गया. तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं. TE अपॉन TA इज इक्वल टू EF अपॉन AB. हो गया. तो TE कितना हुआ बेटा? TE इज 6, TA इज 12, EF हमें फाइंड आउट करना है और AB आपका 12 हो गया. 12 से 12 काट दो. दिस इंप्लाइज EF इज इक्वल टू 6 मीटर. ऑप्शन नंबर 3. किसको किसको समझ में आया? हैंड रेस करो. फालतू में ही इतना क्वेश्चन लिखा गया कि बच्चा उसमें जो है कंफ्यूज होके रह जाए. तो ये समझ सर? आ? हाँ सर वहाँ पे 6 मीटर कैसे आया? मिड पॉइंट है ना. E मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट है. तो अगर TA का मिड पॉइंट है E और 12 सेंटीमीटर 12 मीटर TA है तो TE कितना हो गया? 6 मीटर. समझ गए? यस सर. और बताओ. क्लियर? तो लगभग सबको ये क्लियर हो गया. अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर. केस स्टडी 19 क्वेश्चन है, ये भी सैंपल पेपर का ही मैंने लिया है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में फिगर को बस समझाने वाली बात की गई है और बाकी सारा का सारा काम अपना मैथमेटिकल है, उतना फिगर का कुछ काम नहीं है. क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस parabola highways, overpasses, underpasses. A highway underpass is a parabolic in shape. हाईवे अंडरपास किस शेप में है? देखो पैराबोलिक शेप में है. देखा होगा सबने. सब कहते हैं मैथ का कहाँ यूज है? मैथ का हर जगह यूज है, जहां उठोगे वहीं मैथ का यूज है. ठीक है, समझ गए? अर्थी से लेकर के बच्चे के पालने तक मैथमेटिक्स का यूज, यानी पैदा होने से मरने तक. कितने फीट का इंसान है, उतनी बड़ी उसकी अर्थी बनवानी पड़ेगी, है ना. कितना बच्चा हुआ, कितना बड़ा उसका पालना चाहिए, तो वो नप जाता है. नापने के लिए क्या चाहिए? मैथमेटिक्स चाहिए. ठीक. तो अब इसी तरीके से ये कह रहा है एक पैराबोलिक आर्क होती है, चाहे आप अंडरपास जाओ, ठीक है, हाईवे पर, चाहे ओवरपास जाइए. करेक्ट. तो पैराबोलिक शेप हो गई. अब पैराबोला को डिफाइन किया. क्या बोला? अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है. तो ये अपनी कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है. इसी में दे दिया उसने. पैराबोलाज आर सिमेट्रिकल अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या बोल रहा है? Parabola are symmetrical about vertical line known as axis of the symmetry. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola, which is called vertex. अब देखो मैं समझाता हूं इसे. ये रहा वर्टेक्स से अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये जैसे वर्टिकल मान लो, पैराबोला अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब वर्टिकल का मतलब आसमान की तरफ समझो इसे. ठीक है. जो अपना वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल हो गया और एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल. तो पैराबोला ऐसे खुल रहा है. कहां खुल रहा है? ऊपर की तरफ. तो ये आपका हो गया एक्सिस. तो ये वाला पॉइंट इस केस में कहलाएगा मिनिमम पॉइंट. मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पॉइंट है ये.
वर्टेक्स कहां पर है, मिनिमम पॉइंट पर है। इसी तरीके से दूसरा, अगर ये ऐसे उल्टा खुले तो ये अब वर्टेक्स हुआ जैसे यहां दिया हुआ है, और ये एक्सिस हो गई वर्टिकल, और ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। क्वेश्चन में इनका कोई खास यूज नहीं है, बस ये समझाने के लिए दिया गया कि पैराबोला क्या होता है। देख लिया पैराबोला क्या होता है, किसका ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ द हाईवे ओवर पासेस रिप्रेजेंट, सर इफ द zeros of the polynomial are equal then how will the graph be like? if the zeros, इसमें बेटा जो जीरोज है ना, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो जीरोज नहीं, ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम सॉल्यूशन लेते हैं। वो जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप बात कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है x² - 2, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ, या मैं आपके ही क्वेश्चन को लेता हूं, मान लो अपना क्वेश्चन है भाई x-2 होल स्क्वायर, जीरोज इसमें बराबर आएंगे, a² + b² - 2ab, यही बात है। लेकिन आप उनसे ग्राफ नहीं बनाएंगे, -2 और +2 और +2 से ग्राफ नहीं बनेगा। इसमें ऐसे पॉइंट रखा जाता है, इफ x is 1 what is the value of p1, तो एक कोऑर्डिनेट, इफ x is 2 what is the value of p2, दूसरे कोऑर्डिनेट, इफ x is equal to 3 what is p3, तीसरे को, ऐसे इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे, फिर उन सभी को ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा, सबको मिलाओगे तो आपको पैराबोला मिलेगा। आप समझ गए? तो ये सॉल्यूशन से बनता है, जीरो से नहीं बनता। हाँ जी सात्विक, क्लियर? ठीक, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है इफ द हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंट देन इट्स जीरोज आर, अब ये जीरोज पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें, भाई इस फिगर में बात करूं ना, तो जीरोज का मतलब पता है क्या है, ये कहां पर जमीन को टच कर रहा है, सिर्फ आप ये पॉइंट बताने के लिए आपसे बोला जा रहा है, जीरोज का मतलब ये है। और अगर आप ये सभी पॉइंट की बात करें, जैसे मैं यहां मार्क करूं, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, ये वाले पॉइंट सब इनफाइनाइट है, इन पे अकॉर्डिंग टू एक्स यू गेट वाई, तो इनको बोलते हैं सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन एज वेल एज जीरोज है, जहां पर एक्स एक्सिस को टच करे, यानी जहां पर अर्थ को टच करे। ठीक है, अब बढ़ता हूं बच्चों आगे, नेक्स्ट। तो मैं आ गया इस पे, अब देखो क्या जीरोज निकलेंगे, सीधे फैक्टराइज कर दो इसे। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 4 2 8, यानी x - 4 और x + 2 बनेगा फैक्टर। x आ गया 4 और x आ गया -2, 4, -2, तो जीरोज आ गए ऑप्शन नंबर 2। सभी को क्लियर? कितनों को क्लियर हो गया, हैंड रेस करो। ठीक है, वेरी गुड। रूपांशी, तिशिका, ये सिंपल फैक्टराइज ही करना है, फिगर से कुछ लेना देना ही नहीं है। द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली। हाँ जी सर, लेकिन अगर एक, जैसे अगर हम पैराबोला का एक ग्राफ बनाए और अगर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह काटेगा, तो मतलब उसके एक जीरो कैसे हो सकते हैं फिर? जैसे पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक के तो 2 जीरोज होते हैं। उसको इक्वल कहा जाता है ना, इक्वल जीरोज, तो 2 बार लिखे जाएंगे वही सेम जीरोज। जैसे आप ये कह रहे हो कि पैराबोला ऐसे जाए ना, ऐसे ये है ना, तो जैसे ये 1 पे कट रहा है तो 1 1, 2 ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, वही रिपीट करके लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कह रहे द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली of a polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of a polynomial is equal to number of the point where the graph of the polynomial कहाँ आएगा, intersect the x axis। जहां पर जितना वो x axis को intersect करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वही जीरोज मिलते हैं ना, तो हमने पहले ही पढ़ा है चैप्टर 2 में। ठीक, अगला देखो, अगला कहता है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, उसने पहले ही बताया हुआ है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, इनमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। फिर कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6 and sum of the 0 is 0 is,
कह रहा वो पॉलिनोमियल बता दो जिसमें एक जीरो तो 6 है, मान लो अल्फा 6 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है, सम ऑफ द जीरो, तो बीटा भी कितना हो गया, बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नहीं निकाल लेते हैं क्योंकि अल्फा इंटू बीटा भी तो आएगा, बीटा अपना -6 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो गया, -36। पॉलिनोमियल क्या कहती है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यानी 0x और प्लस अल्फा बीटा -36 यानी px आ गया एक्स स्क्वायर -36। ओ सॉरी, ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करके निकाल लिया। बताओ कितनों को समझ में आया? अभिनव, अमन, युवराज, सर मैं तो पता ही नहीं कि 6 अल्फा, वो कोई भी ले सकते बेटा, चाहे बीटा ले लो, क्या दिक्कत है। एक जीरोज आपको दे रखा है, सम दे रखा है, तो दूसरा सम में से पहले जीरो को माइनस कर दो तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए युवराज? क्लियर? अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफएक्स कैन हैव। अब इसमें क्या करो, सॉल्यूशन मत करो, बस ये जीरो डाल के देखो, 1 डालो, 1 - 2, इसको बस जीरो बना देना चाहिए, तो जीरो नहीं होने वाला, 2 डालो तब भी जीरो नहीं होना, मतलब -4 तो आने वाला ही नहीं है, -4 + 4 होगा तभी तो जीरोज होंगे, तो यहाँ एक भी जीरोज नहीं है, देयर इज नंबर ऑफ जीरोज 0 जीरोज। ठीक, कौन कौन समझ गया? नहीं तो पुट करके देख लो, अगर इसमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है तो सब्स्टिट्यूट करो और देख लो। तो इस तरीके से आपने केस स्टडी के क्वेश्चन करने, ग्रुप में केस स्टडी शेयर की हुई है, अब आप लोग ट्राई करोगे सारे के सारे। बाकी मैं अभी 2 क्लासें सिर्फ केस स्टडी करवाऊंगा तुम लोगों को, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के, ठीक है। और भी कुछ पेपर में तुम लोगों के स्कूल में आए हो केस स्टडी के, तो मेरे साथ शेयर करो, उसे हम सर बोलो। सर मुझे अभी नया मिला है मैथ का समर पेपर, उसमें यही सारे केस स्टडी के हैं। ये सेम ही है? यस सर, भी तो सेम ही है इसमें। ठीक है, चेक कर ले, और हाँ फिर भी मेरे को पिक भेज देना सारी, देख लूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, सारा पढ़ लेना, क्योंकि केस स्टडी खूब अच्छी तरीके से तुम लोगों को आ जाए, जो कि जब आए तो फटाफट उन्हें 4 क्वेश्चन जल्दी निपटा दो तुम लोग, ज्यादा टाइम ना लगाओ उसमें, ठीक है। ओके सर। सर जी मैंने आपको एक मिनट, जो डिग्री के हिसाब से होता है, डिग्री कहता है जैसे इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज आर 2, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज है यहाँ पर, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। समझ गए गोविंद? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? गोविंद समझ गए बात? ठीक है, तो ये खत्म सारा। अभी हमने कितनी केस स्टडी की है? 4। अच्छा, एक आज और मैंने टारगेट बनाया था कराने के लिए, चलो नेक्स्ट में करते हैं, फिर आगे करते हैं अगली क्लास से, ठीक है। सर सर मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा था वो कोई समझा कर तो दिया सॉल्व? नहीं सर, अभी दोबारा भेजा है। तो फिर करता हूँ अभी क्लास के बाद, ठीक है। ओके बाय, एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास।